ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी जुड़े हुए हैं। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव जी, सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में पुलिस का कहना है कि सरी के न्यूटन इलाके में वेंसडे को यानी कि कल एक आदमी को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। और आई हिट यानी कि इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। गौरव जी, ऊबा ये चाहती है कि उन्हें सारे ब्रिटिश कोलंबिया की लाइसेंस मिल जाए। अभी उनके पास केवल मेट्रो वैंकूवर की लाइसेंस है। क्राउन प्रोसिक्यूटर्स ने सरी के मेयर डग मैकलम के जो पब्लिक मिसचिफ की चार्ज है उनकी केस की आउटलाइन उन्होंने की है। ये केस गौरव जी अक्टूबर में ट्रायल होगा, क्योंकि डग मैकलम ने नॉट गिल्टी प्ली दी है। लेकिन इसकी केस की आउटलाइन प्रोसिक्यूटर्स ने इस हफ्ते कोर्ट में आउटलाइन किया है। गौरव जी, और गौरव जी कई पॉलिटिशियंस और एडवोकेट्स प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार की निंदा कर रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो की निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से एक आदमी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दी जिसे ने कुछ रेसिस्ट ट्वीट्स ज्यूज के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था। गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, वैसे भाई 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 में बातचीत बंद हो जाती है, कभी उनमें लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि ओंटारियो में दो भाई 30 साल से एक दूसरे से कुछ कहे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं की, लेकिन अब इस अक्टूबर में उनके शहर के जो मेयरल इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में दोनों मेयरल कैंडिडेट है एक दूसरे के खिलाफ वही कैंपेन कर रहे हैं। गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हेल्थ कनाडा ने ये घोषणा की है कि उन्होंने मोडेना की जो वैक्सीन है फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दी है। गौरव जी, और एलिजाबेथ मे ने कल ये कंफर्म किया है कि वे एक बार फिर से ग्रीन पार्टी के लीडर बननी चाहती है, और उन्होंने लीडरशिप रेस में अपना नाम आगे रख दिया है। वैंकूवर एयरपोर्ट के आयरलाइन माफ करना वैंकूवर एयरपोर्ट के एयरलाइन के जो फूड वर्कर्स है उन्होंने एक रैली की है और हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। उनकी रैली आज है। गौरव जी, अल्बर्टा का कहना है कि वे $13.2 बिलियन का जो बजट की विंडफॉल है यानी कि मुनाफा उन्होंने कमाया है, उस 13.2 बिलियन से वे जो सरकारी कर्जा है उसको वे भरने जा रहे हैं, और कुछ कैश को वो साइड में रखेंगे भविष्य में यूज करने के लिए। गौरव जी, साथ साथ में गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के ऑडिटर जनरल ने ये कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने जो ये कहा है कि उन्हें $1.7 बिलियन की मुनाफा हुई है, उन्हें ऑडिटर जनरल की इस बात पर विश्वास नहीं है। ऑडिटर जनरल का कहना है कि मुनाफा तो एक्चुअल 6.5 बिलियन यानी कि सरप्लस जो है 6.5 बिलियन और ज्यादा होना चाहिए। ये क्या बात है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, और गौरव जी साथ साथ में पाकिस्तान में जो फ्लडिंग हो रही है वहां पर अभी भी जो फ्लडिंग से लोग जो फ्लड विक्टिम्स है वो अभी भी इंटरनेशनल एड के इंतजार कर रहे हैं, और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी को धन्यवाद दिया है, लेकिन ये कहा है कि इंडिया से उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। ऐसा लग रहा है जैसे इस रिपोर्ट का इंतजार था। चाइना के तरफ से सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अमेरिका इसकी ताक में होगा। गौरव जी, और सारे दुनिया के भी और भी जो देश हैं उनको भी इस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बातचीत करना चाहिए सर, और चाइना से सवाल करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस की जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है इस बारे में,
और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि चाइना के जिनजियांग इलाके में जहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर चाइना बहुत ही ज़्यादा अत्याचार अपने खुद सिटीजन्स के खिलाफ कर रही है। वो ज़्यादातर उन लोगों के खिलाफ वो जो लोग मुस्लिम्स हैं, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके खिलाफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ सरकार बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, उनको सता रहा है गौरव जी। और ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को देखकर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, एक्टिविस्ट सवाल कर रहे हैं कि अब क्यों और देश और ज़्यादातर और इस्लामिक देश जैसे कि पाकिस्तान हो, जैसे कि बांग्लादेश हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इराक हो, ये देश सब चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो देश चाइना से इस बारे में सवाल कर रहा है, वो ज़्यादातर अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है और क्यों मुस्लिम देश जो है, जो इस्लामिक देश हैं, वे इतना ज़्यादा चुप बैठे हैं, जबकि अब ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने ये कह दिया है कि चाइना अपने इस्लामिक या मुस्लिम सिटीजन्स के खिलाफ इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ने ये रिपोर्ट कल रिलीज की। बहुत दिनों से इस रिपोर्ट का इंतजार था और इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल में बतलाया गया है कि किस तरह से चाइनीज सरकार, चाइनीज स्पाइस एजेंसीज, चाइनीज पुलिस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं जिनजियांग प्रोविंस में। और गौरव जी, इस रिपोर्ट को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि ये एक तरह का जेनोसाइड है उजागर लोगों के खिलाफ जो एथनिक माइनॉरिटीज है और मुस्लिम्स है। गौरव जी, ये रिपोर्ट जो कुछ ही मिनटों पहले रिलीज किया गया, जबकि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है मिशेल बैचलर, उनकी टर्म खत्म हो रही थी, उनकी टर्म खत्म होने से पहले कुछ मिनटों पहले ही ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इसमें ये लिखा गया है कि चाइनीज सरकार जानबूझकर जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जिनजियांग में कर रहा है, उसका उसका मतलब ये है कि जो जो कुछ चाइनीज सरकार कर रहा है वो इंटरनेशनल क्राइम है और ज्यादातर ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। गौरव जी, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, बहुत ही लंबी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को लेकर चाइना खुश नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, उनके जो कमिश्नर है, उनकी टेम खत्म हो रही थी, लेकिन टेम खत्म होने के कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने ये इतना एक्सप्लोसिव रिपोर्ट उन्होंने गौरव जी रिलीज किया है। जी, उमेंद्रा जी, ह्यूमन रिपोर्ट्स की जो अभी खबर आई है वायलेशंस की, उसके साथ-साथ इकोनॉमी का भी चाइना का बहुत बुरा हाल है, लेकिन लॉकडाउन्स का पीछा नहीं छोड़ रहे अभी भी। हाँ जी, गौरव, वो इसलिए क्योंकि चाइना को आप अगर कह सकते हैं डबल व्हामी है कि चाइना में बहुत बुरी तरह से झुरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर इतना ज़्यादा गौरव जी ड्राउट है, इतना ज़्यादा ड्राउट है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि ऐसा बतलाया जाता है कि दुनिया के इतिहास में इतना खराब ड्राउट कभी देखा नहीं गया। तो एक तरफ चाइना के ऊपर ये चाइना में इतना ज़्यादा ड्राउट पड़ा हुआ है गौरव जी, और दूसरी तरफ चाइना ने कई मिलियन लोगों को लॉकडाउन में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि कोविड जो बीमारी है, कोविड एक बार फिर से फैल रहा है चाइना में, इसीलिए उन्होंने कई मिलियन लोगों को उन्होंने लॉकडाउन में बंद कर दिया गौरव जी। और ज्यादातर जिन लोगों को बंद किया गया है लॉकडाउन में, वो है इन शहरों में, शेंजन शहर में, गुआंगजाओ में गौरव जी, डालियन इलाके में। और एक ही बहुत ही स्ट्रिक्ट उनकी रूल्स है गौरव जी। पहले जब लॉकडाउन होते थे तो चाइना में तो चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज सरकार क्या करती थी कि बाहर से जाकर लोगों के दरवाजे के ऊपर वो बंद कर देते, नीला लगाकर नेल से, स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू कर देते थे कि लोग अपने दरवाजा या विंडोज खोल के बाहर नहीं आ सकते थे, वो अंदर ही रहते थे। और ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर से चाइना यही करने जा रहा है कि जबरदस्ती वे लोगों को उनके घर में बंद कर रहे हैं। और गौरव जी, ये इसलिए क्योंकि चाइनीज सरकार का कहना है कि कई नए फ्रेश आउटब्रेक्स कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए हैं और चाइनीज सरकार इस बारे में बहुत ही चिंतित है गौरव जी। इसीलिए चाइनीज सरकार का कहना है कि वे इस तरह के लॉकडाउन मेजर्स इन बड़े-बड़े शहरों में उन्होंने ओढ़ा किया है,
जिससे कि लोग अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जाए और लोग अपने घर में ही रहें। वे लोग जो पीड़ित हैं कोविड-19 से और वे लोग भी जो कोविड-19 से पीड़ित नहीं, उनसे भी माँग किया जा रहा है कि वे अपने-अपने घर में रहें। गौरव जी, ऐसा भी बताया जाता है कि कई लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वे अपने फैक्ट्री में अब फँसे हैं और वहाँ से पुलिस उन्हें बाहर जाने नहीं देती। उनसे ये कह रही है कि अपने फैक्ट्री में ही रहो, यहाँ पर काम करो और यहीं पर ही आप रात गुज़ारो, सुबह उठकर यहीं पर काम करने लगो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जिस बिल्डिंग में आप हो, जिस घर में आप हो, जिस ऑफ़िस में आप हो, जिस फैक्ट्री में आप हो, वहीं पर रहो, वहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं। जी। उमिद्रा जी, ऐसा ही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मुसीबत हो तो दुश्मन से भी मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग खुद ब खुद इस सब समस्या का हल कर लेंगे और मोदी जी का सिर्फ धन्यवाद किया। करुण जी, लोग ये नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद तो इस्लामाबाद में एक महल में रह रहे हैं, उनको खाने-पीने की कोई फ़िक्र नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी खाने की सामान सब पूरी तरह से उनके घर पर आ रही, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं। और वे लोग जो इस बाढ़ के पानी में फँसे पड़े हैं, उनकी घर बह गई है, उनकी रिश्तेदारों की मौत हो गई है गौरव जी, उनके पास खाने की सामान नहीं है, पीने की पानी नहीं है, वो तो किसी से भी मदद ले लेंगे। और लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जिनके पास सभी कुछ है और वो आराम से बैठे अपने ऑफिस में कह रहे हैं कि हमें इंडिया से किसी से मदद की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनके लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये उनकी फ़िक्र नहीं है। उनको ये कहना है कि उनको दुनिया के सामने ये दिखाना है कि हम इंडिया से मदद नहीं लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे लोगों की जान चली जाए, लेकिन हम इंडिया से मदद नहीं लेंगे। ये तो बहुत बेवकूफ़ी है गौरव जी। लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है शहबाज़ शरीफ, उन्होंने कल प्रधानमंत्री माफ़ करना, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और ये कहा कि आपकी ये मदद करने की और ये फूड देने की और सप्लाइज़ देने की जो आपने ऑफ़र दी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी मदद की हमें ज़रूरत नहीं है और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद ही अपना गुज़ारा कर लेंगे। उन्होंने ये कहा, पीपल ऑफ पाकिस्तान शैल ओवरकम। हाँ, वो ओवरकम कर लेंगे, ये भी मुसीबत चली जाएगी, लेकिन इस मुसीबत को पार करते-करते कई जान भी चली जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंडिया से मदद ले लेंगे, तो हम किसी तरह से छोटे हो जाएँगे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन और देशों से तो वो मदद ले रहे हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से भी। कल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये घोषणा की थी कि कनाडा $5 मिलियन की मदद, इनिशियल मदद पाकिस्तान को करने जा रही है और $5 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान को ट्रांसफर किया है गौरव जी। जी। उमिद्रा जी, एक खबर थी पिछले कुछ दिन पहले हमने पढ़ी थी कि एक एंटी रेसिज्म कैंपेन के अंतर्गत एक व्यक्ति को फंड कर दिया गया और वही कल्प्रिट निकला, उसके खुद के ट्वीट्स जो काफी ऑब्जेक्शनेबल निकले। तो अभी कुछ खबर आ रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ट्रूडो गवर्नमेंट ने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ जी, इस बारे में ये जो ट्वीट था, जो रेसिस्ट ट्वीट था गौरव जी, शायद ज्यूज के खिलाफ ये ट्वीट लिखा गया था। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार जो है और उनके जो हेरिटेज मिनिस्टर है अहमद हुसैन, उन्होंने किस तरह से इस व्यक्ति को ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट $133,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और उनसे सवाल किया जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो और उनके जो सरकार है ये कॉन्ट्रैक्ट इस आदमी को दिया। सौरभ जी, वही ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनके जो क्रिटिक्स हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो 2-3 साल से इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है इस आदमी को और अब क्यों सरकार ये कह रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब क्यों प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, जब पिछले कई महीनों से ये हो रहा है और सवाल उठाया गया बार-बार। लोगों ने जब सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं किया गौरव जी। और इसीलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो ने किया है, इस बारे में वो ठीक नहीं है। अब जस्टिन ट्रूडो को ये कहना कि ये जो आदमी है, ये जो कुछ भी इसने किया ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री को पहले जानना चाहिए था कि ये जो आदमी है
और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कम्युनिटी मीडिया एडवोकेसी सेंटर है, जिसको सरकार ने $133,000 दिए थे, और इस पैसे को इस्तेमाल करके उन्हें कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को जो एंटी रेसिज्म टीचिंग करना था, उन्हें उन्हें सिखाना था एंटी रेसिज्म के बारे में। लेकिन ये आदमी खुद ही इसका नाम है लईत मारूफ, ये खुद ही ऐसे ट्वीट किए हैं जो रेसिस्ट थे, और अब सरकार ने तो उनकी फंडिंग बंद कर दी है और उनकी कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन लोगों का कहना है अब बहुत देर हो चुका है, सरकार को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। यहाँ तक भी वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को कभी ये कॉन्ट्रैक्ट इस आदमी को और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देना ही नहीं चाहिए था। जी, उमेंद्र जी, फेडरल गवर्नमेंट 17,000 घर बनाएगी, अफोर्डेबल होंगे, तो ये कैसी स्कीम है, कहाँ पर लागू होगी और कब से शुरू होगी? गौरव जी, ये तो गौरव जी, ये सारे कनाडा में लागू है, सभी जगह पर होगा कि कनाडा ये कोशिश कर रहा है कि 17,000 जो ये घर ये बनाए जाएं, और उन लोगों के लिए बनाए जाएं जिसके पास भी शायद घर नहीं है, उनको मदद हो, कुछ सरकार की तरफ से उनको मदद हो। और लो कॉस्ट हाउसिंग इलाका जो है, उनकी जो लो कॉस्ट स्कीम है सरकार की, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, उसके नीचे ये बनाए जाएंगे गौरव जी। और ये फेडरल लेवल पर होगा, प्रोविंशियल लेवल नहीं होगा, प्रोविंशियल लेवल पर नहीं होगा। लेकिन लगता ऐसा है गौरव जी, शायद सरकार एक बार ये 17,000 घर बना दे, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग बना दे, बनाकर शायद उन्हें मैनेज करने के लिए वे प्रोविंशियल सरकार को दे दें। इनका फेडरल सरकार का कहना है कि वे $2 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करेंगे ये 17,000 घर बनाने में। ये तो बहुत बड़ा रकम लग रहा है गौरव जी, 17,000 घर बनाने के लिए $2 बिलियन की शायद जरूरत नहीं हो, लेकिन सरकार का कहना है वो ऐसा ही करेंगे। और ये इन 17,000 घरों में से कई हजार अफोर्डेबल यूनिट्स होंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये अनाउंसमेंट गौरव जी इसी हफ्ते की किचना ओंटारियो में, और उसके साथ थे हाउसिंग मिनिस्टर अहमद हुसैन, और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस भी साथ साथ में थे। ट्रूडो ने कहा है कि हाउसिंग प्राइसेस जो है, घरों के दाम है, वो सारे देश में ऊपर जा रही है, और इसीलिए कैनेडियन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उन कैनेडियंस को मदद किए जाए जो लोग जो कैनेडियंस वरीड है कि वे अपने आपके लिए, अपने परिवारजनों के लिए वे घर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए सरकार 17,000 घर बनाने जा रही है, और लोगों को ये घर वे देंगे या बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे, एट कॉस्ट बेचेंगे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री ने ये कहा है, व्हेन पीपल हैव स्टेबल होम्स they can build more stable lives, they can participate and create their communities, they can contribute their skills to businesses and organizations in our economy, and we all benefit from them, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा। उनका कहना है कि ये रैपिड हाउसिंग इनिशिएटिव के नीचे ये तीसरा राउंड होगा रैपिड हाउसिंग इनिशिएटिव के, और इसके नीचे इस इनिशिएटिव के तीसरे फेज के नीचे 4,500 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें से कई यूनिट्स ऐसे होंगे जो केवल महिलाओं के लिए रहेंगे, वुमेन फोकस्ड हाउसिंग होगा, और होमलेसनेस प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए जाएंगे। और गौरव जी, ये प्रोग्राम को 2020 में लॉन्च किया गया था, और फंडिंग प्रोवाइड किया गया था, और अब और ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 10,800 घर जो वे बनाएंगे थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग इनोवेशन फंड, जिसमें से 6,000 विल बी अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट, और साथ साथ में 10,000 और यूनिट वे क्रिएट करेंगे, जिनमें से 7,500 जैसे इनिशियली प्लान था, और उसमें 7,500 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स होंगे गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने अपनी रिपोर्ट जारी की, मंथली और क्वार्टरली, और जीडीपी का क्या हाल रहा? कनाडा की जीडीपी ने ग्रोथ की या नहीं की, उसके बारे में बताएं। गौरव जी, थोड़ा सा ऊपर गया है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कनाडा का 0.1% से शायद ऊपर गया जून में। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि कनाडा की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
जून में 0.1% से ऊपर गया है गौरव जी। और 0.8% रियल जीडीपी ग्रोथ था जो सेकंड क्वार्टर में ऑफ दिस ईयर। सेकंड क्वार्टर जो होता है गौरव जी वो है शायद मई जून जुलाई। तो उस दौरान में मई जून जुलाई में 0.8% 0.8% रियल जीडीपी ग्रोथ था। कैनेडियन इकोनॉमी जो है गौरव जी वो एक एनुअलाइज रेट पर 3.3% से ऊपर गया है। और गवर्नमेंट का कहना है माफ करना, स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि मई में ग्रोथ बहुत ही फ्लैट था, और लेकिन उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा जो इकोनॉमी है वो पिकअप करने लगा है मई के बाद। और स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि अभी जो डेली इंडिकेशंस है उसके नीचे उसके अनुसार जो जीडीपी है वो 0.1% से जुलाई में नीचे हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ था गौरव जी जीडीपी का वो 0.1% था। जी उमेंद्रा जी, अल्बर्टा की तरफ से खबर आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो बजट का सरप्लस है उससे वो कर्जा उतार देंगे और थोड़े पैसे पिगी बैंक में डाल देंगे, तो ये क्या मसला है? जी गौरव जी, एक समय ऐसा था जब अल्बर्टा का कोई कर्जा था ही नहीं और वहां पे लोग टैक्स भी नहीं पे करते। सेल्स टैक्स जैसे हम यहाँ पर पे करते हैं वहां पर नहीं पे करते, और उनका कोई कर्जा था ही नहीं। लेकिन इतने उन्होंने इस तरह से पैसे खर्च किए कि वे कर्जे में डूब गए, और अब उनको थोड़ा थोड़ा और पैसा बच गया है। और अल्बर्टा की सरकार का कहना है कि उनके पास 13.2 बिलियन डॉलर्स की विंडफॉल है, यानी कि उनके पास सरप्लस है, और इस पैसे को वे इस्तेमाल करेंगे अपने कर्जा चुकाने में। और थोड़ा जो कुछ बचेगा कर्जा चुकाने के बाद वो पैसे वे बैंक में रख देंगे, सेविंग्स में रख देंगे भविष्य में यूज करने के लिए। अल्बर्टा के फाइनेंस मिनिस्टर गौरव जी के कहना है कि अल्बर्टा के फाइनेंस मिनिस्टर जेसन निक्सन का कहना है कि उनका प्लान ये है कि 13.4 बिलियन जो है वो रिपेमेंट करेंगे और प्रोविंशियल कर्जा पर जो लगभग 3 बिलियन का है गौरव जी। और हेरिटेज और बाकी का जो पैसे रहेंगे वो हेरिटेज सेविंग्स ट्रस्ट फंड में रखेंगे। तो ऐसा लगता है कि सभी 13.4 बिलियन डॉलर्स है वो सभी कर्जा भरने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कर्जा उनका केवल 3 बिलियन डॉलर्स का है। कुछ वे इस्तेमाल करेंगे कर्जा पे करने के लिए, डेट पे करने के लिए, और बाकी के पैसे वे रख देंगे जो हेरिटेज फंड है उसमें भविष्य में यूज करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर निक्सन ने ये भी कहा है कि वे पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो अल्बर्टा के कर्जा है वो पूरी तरह से भविष्य में चुका दिए जाए। और उनके जो प्रीमियर है जेसन केनी, आउटगोइंग प्रीमियर है, उन्होंने ये कहा है कि इस साल की जो बजट है उसमें आ, 500 मिलियन का जो गौरव डेफिसिट माफ करना जो मुनाफा होने जा रहा था वो 500 मिलियन का नहीं हो 5 मिलियन का नहीं होगा, लेकिन 13.2 बिलियन डॉलर्स का होगा। जी लेकिन उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के ऑडिटर जनरल को बुक्स पे के ऊपर थोड़ा सा शक है। वो बोल रहे हैं कि जो सरप्लस था उससे ज्यादा था। गौरव जी, इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की है। मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि जो सरकार होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ज़्यादातर शुरुआत में ऐसे कह देते हैं कि अगर उनको मालूम भी हो कि अगर मुनाफ़ा 2 बिलियन का होने जा रहा है, तो ये कहेंगे कि मुनाफ़ा केवल 1 बिलियन का होने जा रहा है। शुरू में वो ये कह देंगे, उनको मालूम है कि इन द एंड मुनाफ़ा जो है प्रॉफ़िट 2 बिलियन डॉलर्स का होगा। और जब 2 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफ़िट एंड में दिखाएँगे तो कहेंगे कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया। हमने इतना ज़्यादा हम कह रहे थे 1 बिलियन, लेकिन हमने तो बनाया और ज़्यादा 2 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफ़िट बनाया। इसी तरह अब गौरव जी जो कल हमने रिपोर्ट दी थी कि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने ये घोषणा की है कि ये जो फाइनेंशियल साल खत्म हुआ उनका वो अप्रैल में वो उन्होंने 1.76 बिलियन का डॉलर्स का शायद प्रॉफिट बनाया है गौरव जी। लेकिन ऑडिटर जनरल का कहना है कि उनके ख्याल में जिस तरह की रिपोर्टिंग ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार की है वो सही नहीं है। उनके ऑडिटर जनरल का कहना है कि उनके ख्याल में जो मुनाफा प्रॉफिट होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, वो शायद
$8.7 बिलियन का होना चाहिए। उन्होंने कहा ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करके और गलत रिपोर्टिंग करके ये दिखा रहे हैं कि जो सरप्लस है वो केवल $1.76 बिलियन है, लेकिन असलियत में जो सरप्लस है वो 6.5 बिलियन से और ज्यादा होना चाहिए। तो सब मिलाकर गौरव जी कुछ $8 बिलियन तक होना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया के जो ऑडिटर जनरल है गौरव जी, उनका कहना है कि सरकार की रिपोर्टिंग पे वे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, और ऑडिटर जनरल माइकल पिकअप ने और उनके ऑफिस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि उनके ख्याल में जो सरकार की जो प्रैक्टिसेस है वो अनयूजुअल है एंड शुड नॉट, और उनकी रिपोर्ट यानी कि ऑडिटर जनरल की जो ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, और इट शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली। उनका कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कैनेडियन पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नीचे अगर आप देखो तो 2021-2022 का सरप्लस जो है वो $6.48 बिलियन और ज्यादा होना चाहिए। 1.76 बिलियन से 6.48 बिलियन और जोड़ देना चाहिए। तो कुल मिलाकर शायद $8 बिलियन तक सरप्लस होना चाहिए, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने केवल $1.76 बिलियन की सरप्लस की घोषणा की। ऐसा क्यों गौरव जी? शायद सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि भविष्य में ये और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इस्तेमाल करेंगे किसी और प्रोजेक्ट्स के लिए, और उन्हें और किसी प्रोजेक्ट्स में वो इस्तेमाल करेंगे पैसे, इसीलिए वे अब ये बताना नहीं चाहते हैं सभी पब्लिक को कि एक्चुअल जो सरप्लस है, मुनाफा है, वो लगभग 8 का बिलियन है। वो केवल यही कह रहे हैं 1.76 बिलियन है। तो 6.46 बिलियन जो और है वो कहीं और इस्तेमाल करेंगे शायद। लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन लिबरल पार्टी है और ग्रीन पार्टी है, उन्हें एनडीपी पार्टी से एनडीपी सरकार से सवाल करना चाहिए कि ऑडिटर जनरल जो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, वो जब ये कह रहे हैं तो असलियत क्या है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनको इस मेलेनी मार्क उनको इस बारे में जवाब देना चाहिए, और जो ऑडिटर जनरल ने जो इश्यूज उठाए हैं उनके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। जी, उमेंद्र जी, एलिजाबेथ मे की बात करते हैं। ग्रीन्स पार्टी में फिर से उन्होंने कहा है कि सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है। गौरव जी ये कल भी हम इस बारे में बातचीत किए थे। एलिजाबेथ मे ने जो कुछ भी कर रही है पॉलिटिकल ड्रामा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। वो पहले तो वो लीडर थी ग्रीन पार्टी, फेडरल ग्रीन पार्टी की, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं अब ब्याह कर रही हूँ और मैरिज करने के बाद मैं रिटायर होना चाहती हूँ, और लेकिन मैं एमपी रहूंगी। फिर उसके बाद कोई और लीडर बन गया पार्टी के, और जो ग्रीन पार्टी के बीच में उनकी जो नई लीडर थी उस वो नई लीडर और पार्टी के जो एग्जेक्टिव थे उनके बीच में बना नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम्स हुआ, और फिर आखिर में वो नए लीडर ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि हमारे खिलाफ है, जो पार्टी के ऑफिशियल्स है वो हमारे खिलाफ है, और पिछले इलेक्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर से अब लीडरशिप रेस शुरू हो गया गौरव जी, और फिर से एक बार एलिजाबेथ मे ने ये घोषणा कर दी कि मैं फिर से अब लीडर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि ग्रीन पार्टी को मेरी ज़रूरत है। तो अगर यही था बात था गौरव जी, तो एलिजाबेथ मे ने इस्तीफा क्यों दिया 3 साल पहले? और यही सवाल किया जा रहा है। लेकिन कब सिडनी, ब्रिटिश कोलंबिया में जो वैंकूवर आइलैंड पर हैं, वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की कि ऑफ़िशियल तौर पे कि वे एक बार फिर से लीडर बनना चाहती हैं। उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था, और अब उनका कहना है कि वो एक बार फिर से ग्रीन पार्टी के लीडर बनना चाहती हैं, और वे एक जॉइंट लीडरशिप रेस में शामिल हो रहे हैं, जॉइंट टिकट पर जोनाथन पेडनोल के साथ गौरव जी। और ये आप सोचेंगे कि लीडरशिप का पोस्ट एक है तो ये साथ में क्यों दोनों लड़ रहे हैं, दो एक टिकट पे कैसे हैं? तो गौरव जी वो इसलिए कि दोनों का कहना है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और अगर उनमें से एक जीत गया तो दोनों ने ये वादा किया अगर मैं जीत गया तो मैं जोनाथन पेडो का कहना है कि अगर वे लीडरशिप रेस जीत गए और ग्रीन पार्टी के लीडर बने तो वे एलिजाबेथ मे को अपने डेप्टी लीडर बना लेंगे, और एलिजाबेथ मे का कहना है कि वे अगर जीत गई तो वे लीडर बन जाएगी ग्रीन पार्टी के, और जोनाथन पेडो को वे अपने डेप्टी लीडर बना लेंगे, और इसीलिए उनका जॉइंट कैंपेन है। उन्होंने दोनों ने मिलकर अपने जो जॉइंट कैंपेन है कल सिडनी ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी कैंपेन
शुरू की है गौरव जी, और दोनों का कहना है कि एक बार से जब वो जीत जाएँगे और लीडर एक बार फिर से बन जाएँगे गौरव जी, तो वे इस पार्टी को ऊपर और ले जाएँगे और भी ज़्यादा सीट्स वे जीतने की कोशिश करेंगे। गौरव जी 2019 में जब जब एलिज़ाबेथ मई ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद एक लीडरशिप रेस हुआ था और उसमें एनिमी पोल लीडर बनी थी। वे एलिज़ाबेथ मई की जगह ली थी, लेकिन पोल ने पिछले इलेक्शन के बाद इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि उनकी एक्सपीरियंस ठीक नहीं थी और उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ कई ग्रीन पार्टी के जो एग्जेक्टिव है उनके खिलाफ थे। और एनएमई पोल के इस्तीफा देने के बाद अमिता कुटना जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट है वैंकूवर से, वे इंटरिम लीडर बनी है पार्टी की और अभी भी वे पार्टी के इंटरिम लीडर है और उनका कहना है कि वे पार्टी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ग्रीन पार्टी की एक नई ड्रामा शुरू हो गई और ये नई ड्रामा में ये है कि जो उनकी पुरानी नेता है, अब वे एक बार फिर से उनके नेता बनना चाहती है। जी, उमेंद्रा जी, वैसे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत हैं, लेकिन सरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, मेयर डग मैकलम के खिलाफ पब्लिक मिसचीफ का केस है। तो अभी तक कोई गैरतमंद इंसान होता तो मुझे लगता है इस्तीफा दे देता, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उनको क्राउन ने जो आउटलाइन किया है उनका केस, तो इससे उनको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सौरभ जी या ये एक लगता ऐसा है कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको कोई शर्म ही नहीं है। पहले था कि एक ट्रेडिशन होया करता था, परंपरा होया करता था कि अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई चार्जेस लगते थे तो वे अपने पोजीशन से इस्तीफा दे देते थे जब तक उनकी केस नहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है और यहाँ तक कि विश्वास किया जाता है कि जब डग मैकलम के खिलाफ पब्लिक मिसचीफ की चार्ज लगाई गई तो डग मैकलम और उनके लॉयर ने भरसक कोशिश की कि इस केस को अक्टूबर के इलेक्शन के बाद सुनाई जाए और ऐसा ही हुआ क्योंकि उनकी डेट जो है अक्टूबर में जो इलेक्शन है सिटी काउंसिल और मेयर के इलेक्शन है उसके बाद ही उनकी केस होगी तो पब्लिक को पूरी तरह से डिटेल्स मालूम नहीं होगा लेकिन शायद डग मैकलम को ये नहीं मालूम था कि प्रोसिक्यूटर्स इलेक्शन से पहले उनके केस के आउटलाइन करेंगे तो जो डग मैकलम की ये प्लान थी कि हमारी तो केस जो होगी ट्रायल होगी वो इलेक्शन के बाद होगी तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा और हमारे जो पोजीशन में लोग हैं वो कह नहीं सकेंगे कि तुम्हारा तो केस हो गया आप कन्विक्ट हो गए या नहीं कन्विक्ट हुए लेकिन डग मैकलम के जो ये प्लान शायद था उसके ऊपर पानी फेर गया क्योंकि वेंसडे को गौरव जी कुछ डिटेल्स सामने आए हैं जबकि जो क्राउन प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने अपने केस को आउटलाइन किया है गौरव जी वेंसडे को यानी कि कल जो क्राउन प्रोसिक्यूटर्स है उन्होंने एक प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे डिटेल्स सामने लाए हैं मकलम इस प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस में के हियरिंग में वे शामिल नहीं हुए थे लेकिन उनके खिलाफ पब्लिक मिसचिफ की चार्ज लगाई गई है कि क्यों उन क्लेम्स के ऊपर कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि सितंबर 4 तारीख 2021 में साउथ सरी के सईवॉन पार्किंग फूड्स के पार्किंग लॉट में एक महिला ने अपने कार उनके पाँव पर यानी कि डग मैकलम के पाँव के ऊपर चला दी थी उन्होंने डेबी जॉनस्टन जो के ऊपर जो वहां पर सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी उस पार्किंग लॉट में उन लोगों से सिग्नेचर्स जो लोग ये चाहते थे कि आरसीएमपी जो है वो सरी में ही रहे उनसे वो सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी और उनसे और डग मैकलम से कुछ बात विवाद हुआ और डग मैकलम ने बाद में आरसीएमपी को कॉल करके ये शिकायत की कि डेबी जॉनसन ने उनके ऊपर अपने कार की टायर उनके ऊपर पैर के ऊपर चलाई है गौरव जी अब सरी इस प्रोविंशियल कोर्ट में जो ये प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिचर्ड फाउला उन्होंने क्राउन की केस जो है मैकलम के खिलाफ उसको आउटलाइन किया ये कहते हुए कि ज्यादा से ज्यादा जो एविडेंस है सबूत है वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पेश किया जाएगा कोर्ट में और उन्होंने कहा कि साथ साथ में और भी की एविडेंस होगा जो इसमें जो मेयर साहब के जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने सर आरसीएमपी को दिया वो स्टेटमेंट होगा डेबी जॉनसन की टेस्टिमनी होगी साथ साथ में एक एक्सपर्ट विटनेस का गौरव जी पोटेंशियल टेस्टिमनी भी हो सकेगा और ज्यादा डिटेल्स इस बारे में हम दे नहीं सकते क्योंकि केस जब तक हो ना जाए तब तक हम इसकी और डिटेल्स दे नहीं सकते लेकिन गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि डग मैकलम के खिलाफ
ये चार्जेस है, जो चार्जेस है पब्लिक मिसचिफ की चार्ज, वो ये है कि पुलिस का पूरा विश्वास है कि डग मैककलम ने जानबूझकर झूठा या गलत रिपोर्ट पुलिस को दी कि किसी ने उनके पाँव के ऊपर अपनी कार चला दी। गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर थी मेयरल इलेक्शंस के बारे में। आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि 2 भाई हैं, 3 साल से वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन अब वो इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ जी, 3 साल नहीं, 30 साल से ये दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। ये दोनों भाई हैं, बिल और चार्ल्स स्टील, एक दूसरे से दे हैवंट स्पोकन टू ईच अदर इन 30 इयर्स। 30 साल हो गए गौरव जी, एक दूसरे जी। से बात नहीं किए, लेकिन अब ये एक दूसरे के खिलाफ हुए इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। ये दोनों बिल और जो चार्ल्स स्टील है, दोनों पोर्ट कॉल्बर्न ओंटारियो के हैं और वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट रहेंगे। मेयर बिल स्टील जो है गौरव जी, वो मेयर है अभी। वो 2018 में इलेक्शन जीते थे मेयर के, और उनके भाई जो है चार्ल्स, उनका कहना है कि वे अपने भाई बिल स्टील को हराकर मेयर बनना चाहते हैं, क्योंकि वे और अच्छे मेयर बनेंगे। ये दोनों केवल 2 ही कैंडिडेट है, उनके खिलाफ और कोई भी नहीं है। अक्टूबर 24 को जो इलेक्शन होने जा रही है, उसमें 2 मेयर मेयर कैंडिडेट मेयर के कैंडिडेट के लिए 2 नाम, दोनों एक ही नाम होंगे, स्टील, बिल स्टील और चार्ल्स स्टील। चार्ल्स का कहना है कि वे बिल के खिलाफ इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि वे डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और वे ये चाहते हैं कि रेगुलर पीपल, जो आम लोग हो, जैसे कि आम लोग ही मेयर बने। इफ आई हैडंट रन देन माय ब्रदर वुड हैव बीन अक्लेम्ड मेयर बिकॉज़ नोबडी एल्स इज रनिंग। उनका कहना है कि अगर मैं अपना नाम सामने नहीं रखता तो मेरा भाई वैसे ही जीत जाता इलेक्शन, क्योंकि कोई उसके सामने खड़ा नहीं है, और इसीलिए मैंने अपना नाम सामने रखा। तो गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इलेक्शन है, और देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों में से इलेक्शन जीतेगा कौन। अगर एक भाई जीत गया और दोनों में से एक कोई भाई तो जीतेगा, क्या दूसरा भाई उसको 30 साल में पहले बार उनको कांग्रेचुलेट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, हाथ मिलाकर उनसे कांग्रेचुलेशंस कहेगा या नहीं, ये देखना है। जी। उमेंद्र जी, मैं भारत में अध्यापक हुआ करता था। कुछ समय पहले यहाँ पर आ गया। मुझे लगता है कि सही टाइम पर आ गया। अभी एक खबर देख रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर विद्यार्थियों को आप अच्छे नंबर नहीं देंगे तो वो आपको पेड़ के साथ बांधकर पीटेंगे। हाँ जी, वो ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स नहीं दोगे तो वे आपको बांध कर, टीचर्स को, कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो है इंडिया में, अपने टीचर्स को उन्होंने एक पेड़ से बांध कर उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा, ये कहते हुए कि आपने हमें इतने बैड ग्रेड, यानी कि खराब मार्क्स, इतने नीचे मार्क्स, कम मार्क्स क्यों दिए हैं। और गौरव जी, ये न्यूज़ जो है एक तरह का बताया जाता है कि यह वायरल न्यूज़ बन गया है, और ये सभी सारी दुनिया में ये फैल गया, अमेरिका में भी फैल गया ये न्यूज़। और गौरव जी, वीडियो जो है वायरल हो गया कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को पेड़ से बांध के उन्हें पीटा है। ऐसा बताया जाता है कि गौरव जी, ये जो स्टूडेंट्स है वे स्केड्यूल्ड ट्राइब के रेसिडेंशियल स्कूल के विद्यार्थी हैं। जम्मू का एक जगह है जो झारखंड ईस्टर्न इंडिया में है, झारखंड स्टेट ईस्टर्न इंडिया में है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो ये जो विद्यार्थी हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। ये इंसिडेंट जो गौरव जी है, ये पिछले सोमवार को, मंडे अगस्त 29 को ही हुई है, 3-4 दिन पहले, और फुटेज भी उन्होंने रिकॉर्ड की। ये फुटेज जो रिलीज की गई गौरव जी, वीडियो फुटेज, उसमें ये दिखाया गया कि 3 आदमी जो टीचर्स थे, उन्हें एक पेड़ से बांधा गया, लाल रस्सी से, और यूनिफॉर्म पहने हुए विद्यार्थी जो थे उनको सराउंड किए थे, उनके घेरे हुए थे, और उन्हें पीट रहे थे। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि ये एक सीन लग रहा था जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न, एक इंग्लिश बुक है, मूवी है, उसका सीन लग रहा था। और ऐसा बताया जाता है कि जो टीचर्स है वो जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रो रहे थे, जबकि जो बच्चे थे यूनिफॉर्म में उन्हें मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, और वे ये कह रहे थे कि हमें इतना जो मार्क है, ये कम मार्क आपने क्यों दिया है गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर है। मुझे लगता है कि दुनिया तो तरक्की कर गई है, लेकिन लोग वहीं पर खड़े हुए हैं। 20,000 लोग इकट्ठा हो गए दुनिया का अंत देखने के लिए। गुरु जी, ये कल्ट है, कंबोडिया में ये कल्ट है,
और ऐसा बतलाया जाता है हाँ जी, ये जो कल्ट मेंबर्स हैं इकट्ठा हो गए क्योंकि जो उनके कल्ट लीडर है, वो एक पॉलिटिशियन है, खुद ही एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे ये कहा कि अगर कि ये दुनिया का अंत होने वाला है, ये दुनिया डूब जाएगा, बहुत बड़ा फ्लड आएगा, दुनिया डूब जाएगा और केवल एक ही जगह है बचने के लिए, अगर आप बचना चाहते हो, तो हमारे फार्म हाउस पर आ जाओ। तो गौरव जी उनके फार्म हाउस पे 20,000 उनके लोग मेंबर्स आ गए, वहाँ पे बहुत बड़ा-सा क्राउड इकट्ठा हो गया। पुलिस उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के अंत होने वाली है और हम उन्हें विश्वास करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए आए हैं उनके साथ रहने के लिए। जब तक कि दुनिया की फ्लडिंग नहीं हो जाती और फ्लड फिर अ, हट नहीं जाता, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। और गौरव जी उनके जो लीडर हैं, उनका नाम है खेम वेसना और उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ये कहा है कि ये जो फ्लड आने वाली है, उस दौरान आप आकर हमारे फार्म हाउस पर ही रहो। और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने खेम वासना और उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी उनसे ये मांग की है कि वे अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे ये मांग करें कि वे वापस अपने-अपने घर चले जाएँ और लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। गौरव जी केवल कैम्बोडिया से ही नहीं ऐसा बतलाया जाता है कि कुछ कैम्बोडियंस जो साउथ कोरिया में काम कर रहे हैं, अपने नौकरी छोड़कर अब आ रहे हैं क कैम्बोडिया में इस आदमी के फार्म हाउस पर और साउथ कोरिया के सरकार ने ये धमकी दी है कि अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर वापस कंबोडिया जा रहे हो और इस आदमी के फार्म हाउस पर जा रहे हो, तो वापस आपको आपकी नौकरी नहीं मिलेगा। गौरव जी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये आदमी जो है खेम वासना इन्होंने ये कहा है कि मेरे जो स्पाइन है, मेरे स्पाइन में एक ब्लैक होल है और उस ब्लैक होल से ही मुझे ये पता चला है कि अब यहाँ पर इस सारी दुनिया में फ्लडिंग होने जा रही है, सारी दुनिया डूबने जा रहा है और आपको बचना है, केवल एक ही जगह है बचने का, मेरे फार्म हाउस। जी। उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद।